तो अब आगे देखेंगे स्पेक्ट्रम का अध्ययन। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं स्पेक्ट्रम का अध्ययन को देख रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम। सन 1666 में न्यूटन एक बंद कमरे में बैठे थे। कमरे में एक खिड़की लगी थी। उस खिड़की के छिद्र से सूर्य की किरण आ रही थी। यह किरण एक प्रिज्म से होकर पर्दे पर जा रही थी। ठीक, आइजैक न्यूटन कहाँ पे थे? एक बंद कमरे पे थे। तो वहाँ पे एक खिड़की थी जहाँ से कुछ सूर्य की किरणें आ रही थी, और यह किरणें एक प्रिज्म जानते हो ना, एक प्रिज्म से होकर कहाँ जा रही थी? एक पर्दे पर, एक स्लिट पर, एक पर्दे पर जा रही थी। मतलब इसको स्क्रीन बोल सकते हैं हम लोग। अपारदर्शी होगा ये जो पर्दा है आपका। तो वह किरण जो थी प्रिज्म से होकर कहाँ पे जा रही थी? पर्दे पर जा रही थी। ठीक है, तो वो कहाँ पे जा रही थी? पर्दे पर जा रही थी, और पर्दे पर वह 7 रंगों में दिखाई दे रही थी। मतलब पर्दे पर जाकर वह 7 रंगों में विभक्त हो जा रही थी। उसका जो क्रम था रंगों का विबग्योर था। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल था। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल था। इनका क्रम क्या था? यही था ना, ऊपर से नीचे तक। न्यूटन ने इस प्रकाश की पट्टी को क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम कहा। मतलब खिड़की से जो एक प्रकाश आ रही थी, प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा गया, और प्रिज्म से गुजारने के बाद जब उसे एक पर्दे पर प्राप्त किया गया, तब वहाँ से पता चला कि जो प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों में विभक्त हो रही थी। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इन प्रकाश की जो पट्टी थी उसको न्यूटन ने क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम नाम दिया। तो देखो, न्यूटन ने देखा कि कोई प्रकाश थी जो खिड़की से क्या हो रही थी? यह है खिड़की से एक प्रकाश आ रही थी। उन प्रकाश को उन्होंने कहाँ गुजारा? किसी प्रिज्म से। यह है आपका प्रिज्म से गुजारा और पर्दे पर प्राप्त किया, स्क्रीन पर प्राप्त किया। तब उन्होंने देखा कि ये जो प्रकाश थी कितने रंगों में विभक्त हो रही थी? कितना हो गया? 3, 2, 5, 6 और 7। कौन कौन सा रंग था? विबग्योर। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या था? लाल। ठीक है, इसको समझ जाना। नीचे से ऊपर था बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल था, विबग्योर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये तो यहाँ पे अलग अलग रंगों की पट्टी उन्हें प्राप्त हुई। इन पट्टी को उन्होंने क्या कहा? स्पेक्ट्रम नाम दिया। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम के बारे में देखें तो स्पेक्ट्रम को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। कौन कौन से? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण। ठीक है, इमिशन और क्या है? एब्जॉर्प्शन। इमिशन और क्या है? एब्जॉर्प्शन। अगर इमिशन के बारे में देखें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो यहाँ पे इसको हम लोग सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम, इन दोनों में बांटते हैं। स्पेक्ट्रम को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में बांटते हैं। तो अब एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को। इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी श्वेत प्रकाश को
श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश या फिर बल्ब का प्रकाश। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और किसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? जिसके द्वारा हम लोग स्पेक्ट्रम के अंदर वो कौन कौन से रंग का बना हुआ है, उसके अंदर के भागों का हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। जिस तरह से माइक्रोस्कोप से हम लोग अणु, परमाणु या फिर वायरस या फिर बैक्टीरिया इन सब का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार फोटोग्राफिक प्लेट से क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रम जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित विकिरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है और इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है तो इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी उत्सर्जित विकिरण को मतलब जब किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए और इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लिया जाए तो इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम के बारे में हमें दर्शाता है कि वो कौन कौन से रंग से मिलकर बना है, किस प्रकार उसकी संरचना है। इस फोटोग्राफिक प्लेट में प्राप्त कर हम उसके बारे में आसानी से देख पाते हैं और जान पाते हैं। ठीक, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब किसी उत्सर्जित विकिरण को प्रिज्म से गुजारें और उस प्रिज्म से गुजारने के बाद उस विकिरण को हम लोग किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करके देख पाएँ तो वो कहलाता है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को दो भाग में बांटा गया है, सतत और रेखीय। तो पहले सतत स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है? यहाँ पे देखो, जब श्वेत प्रकाश को स्लिट से गुजार कर किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, विबग्योर। ये सभी रंग एक दूसरे से इस प्रकार सतत रूप से जुड़े रहते हैं कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोला गया? जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश या फिर किसी बल्ब का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को, ये है आपका सूर्य ना, सन, जब श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से गुजारा जाए, ये है स्लिट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ताकि प्रकाश जो है इधर उधर ना फैले, यहाँ से सीधा गुजरे। जब श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से गुजारा जाए और किसी प्रिज्म द्वारा गुजारे तो क्या होता है? यह श्वेत प्रकाश हमें 7 रंगों में बटा हुआ कहाँ पे प्राप्त होता है? एक पर्दे पर प्राप्त होता है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट के माध्यम से किसी प्रिज्म पर गुजारें और प्रिज्म से गुजारने के बाद इसे अगर पर्दे पर प्राप्त करें और देखें तो यह कितने रंगों में बटा हुआ होता है? 7 रंगों में बटा हुआ होता है। विबग्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। और ये सभी रंग क्या होते हैं? एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक रंग जो है दूसरे रंग पर चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। एक रंग दूसरे रंग पर, तीसरे रंग पर, चौथे रंग पर, इस प्रकार ये तीनों मतलब 7 रंग आपस में जुड़े हुए होते हैं। और पहला रंग दूसरे रंग पर, दूसरा रंग तीसरे रंग पर और तीसरा रंग चौथे रंग पर एक दूसरे पर चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे? सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। जब श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से गुजारें और स्लिट से गुजारने के बाद अगर उसे प्रिज्म से गुजार कर किसी पर्दे पर प्राप्त करें तो वहाँ पे ये प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, विबग्योर, ये उनका क्रम होता है। और ये रंग जो होते हैं आपस में एक दूसरे से सतत रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक रंग दूसरे पर इसके ऊपर में चढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसे 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 करके चढ़ा हुआ हमें प्रतीत होता है। और मतलब ये एक सतत रूप से जुड़े होने के कारण इन्हें सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण देखें तो आसमान में इंद्रधनुष का बनना, ये क्या है? एक सतत स्पेक्ट्रम है। आसमान में इंद्रधनुष का बनना ये क्या है? सतत स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। उदाहरण को लिख लीजिएगा। इंद्रधनुष का बनना, ये हो गया आपका सतत स्पेक्ट्रम। अब सेकंड क्या है? बी क्या है? रेखीय स्पेक्ट्रम। इसके बारे में देखते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई वाष्पशील लवण को बुनसल ज्वाला में रखा जाता है। बुनसल ज्वाला का मतलब है किसी गर्म तप्त पर या फिर आग पर जब कोई वाष्पशील लवण को बुनसल ज्वाला में रखा जाता है तथा उससे उत्सर्जित प्रकाश को स्लिट द्वारा किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो विभिन्न रंग की प्रकाश उत्सर्जित होती है। प्रकाश का रंग पदार्थ की प्रकृति पर क्या होता है? निर्भर करता है। यदि यहाँ पे लवण को अगर सोडियम लवण लिए हैं तो पीला प्रकाश उत्सर्जित होता है, अगर पोटेशियम लवण लिए हैं तो बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विश्लेषण करने पर पता चलता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप ये भी स्पेक्ट्रम को देखने का उसके बारे में, उसमें रंग कौन कौन से हैं इसके बारे में पता करने का यंत्र होता है। जब प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है कि इसमें सतत स्पेक्ट्रम नहीं बनता है बल्कि पृथक पृथक स्वतंत्र रेखाएं दिखाई देती हैं। फोटोग्राफी प्लेट में ये रेखाएं एक दूसरे से गहरे काले रिक्त स्थान के द्वारा आपस में अलग रहती है, विभेदित होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम को देखें तो जब किसी श्वेत प्रकाश को, यहाँ पे ये है प्लस, ठीक है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी बुनसल ज्वाला में रखा जाए, जब किसी वाष्पशील लवण को, मतलब सोडियम लवण हो गया, पोटेशियम लवण, कोई सा भी लवण हम लोग ले सकते हैं। जब किसी सोडियम लवण को बुनसल ज्वाला में रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब किसी वाष्पशील लवण को किसी बुनसल ज्वाला में रखते हैं और यहाँ से उत्सर्जित विकिरण को किसी स्लिट, ये है आपका स्लिट की माध्यम से क्या करते हैं? किसी प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म से गुजारने के बाद यह उत्सर्जित जो प्रकाश होती है स्लिट पर अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। यहाँ पर जो अलग अलग हमें रेखाएं दिखाई देती है, ये रेखाएं आपस में काले रंग की रिक्त स्थान के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। ये एक दूसरे पर चढ़ी हुई नहीं दिखाई देती बल्कि ये एक दूसरे से अलग दिखाई देती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से ये वाष्पशील लवण है, इस वाष्पशील लवण को हम लोग बुनसल ज्वाला में, मतलब गर्म करते हुए गर्म करके यहाँ पे गर्म तप्त पर रख दिए हैं। तो यहाँ से कोई प्रकाश निकलेगी और उसको स्लिट सीधी जाना है, प्रकाश को सीधी ले जाना है, तो इसलिए यहाँ पे स्लिट रख दिए हैं। अब इस स्लिट से होते हुए प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें और प्रिज्म से प्रकाश जो है पर्दे पर प्राप्त हो रही है और ये जो प्रकाश जो है अलग अलग रेखाओं में हमें दिखाई दे रही है और रेखाएं आपस में काले रंग के रिक्त स्थान के द्वारा एक दूसरे से क्या है? अलग हुई हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रकाश है, यहाँ पे एक प्रकाश है और यहाँ पे एक प्रकाश है और यहाँ भी एक प्रकाश है और बीच में क्या है? काला काला धब्बा है। तो अभी इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ रेखाएं हमें मिल रही हैं, साथ में बीच में क्या है? काला काला धब्बा है, काला काला रिक्त स्थान है, जो यहाँ पे क्या करता है? अलग अलग रंगों के प्रकाश को अलग करने का काम करता है। इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग रेखाएं दिखाई देती है, इसी कारण इन्हें रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, पर फिर से देखते हैं। जब कोई वाष्पशील लवण NaCl या फिर कोई भी पोटेशियम लवण हो सकता है, जब किसी वाष्पशील लवण को किसी ज्वाला में रखते हैं, मतलब गर्म करते हुए रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ से एक प्रकाश निकलती है। प्रकाश को स्लिट के माध्यम से किसी प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म से होते हुए जब इसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो यह उत्सर्जित प्रकाश जो होती है अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक रंग काले कलर के रिक्त स्थान के द्वारा एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। चूँकि यहाँ पे फोटोग्राफी जो प्लेट होता है वहाँ पे अलग अलग रंग की रेखाएं प्राप्त होती है, इसी कारण इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसी स्रोत से प्राप्त श्वेत प्रकाश को किसी विलयन से गुजारा जाता है, वह निर्गत प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि स्पेक्ट्रम में कुछ क्षेत्र में काला अंतराल दिखाई देता है। यह काला क्षेत्र यह साबित करता है कि उस विशिष्ट क्षेत्र के प्रकाश को पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पे देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब किसी श्वेत प्रकाश को, जैसे कि यहाँ पे कोई सूर्य यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ पे एक सूर्य है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है उसको किस में गुजारना है, विलयन से। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक स्लिट लगा देंगे ताकि प्रकाश फैले ना। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से होते हुए जब किसी विलयन से गुजारते हैं और यहाँ से निर्गत प्रकाश को प्रिज्म से होते हुए, यहाँ से निर्गत प्रकाश को प्रिज्म से होते हुए कहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोप पर ले जाते हैं। ठीक, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से होते हुए किसी विलयन से गुजारते हैं, मान लेते हैं ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है, NaCl का विलयन है। ठीक है, तो इस विलयन से गुजारते हुए उस निर्गत प्रकाश को प्रिज्म से होते हुए जब हम इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर ले जाते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में हमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काला अंतराल हमें दिखाई देता है। काला अंतराल, बहुत बड़ा काला अंतराल दिखाई देता है। यह काला क्षेत्र हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो प्रकाश थी उसका अवशोषण इस विलयन के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमें तब पता चलता है क्योंकि हम लोग पहले जब प्रयोग कर रहे थे तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में यहाँ इस वाले भाग में हमें अलग अलग रंग की रेखाएं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अगर हमने यहाँ पे विलयन रख दिया है तो यहाँ पे हमें काला क्षेत्र प्राप्त होता है, जो हमें ये बताता है कि इस क्षेत्र में जो रंग था, यहाँ पे जो प्रकाश था, उसका अवशोषण इस विलयन के द्वारा कर लिया गया है। तो इस स्पेक्ट्रम को इसी कारण यहाँ पे अवशोषण जो होता है, यहाँ पे जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण इस विलयन के द्वारा कर लिया जाता है, इस कारण इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर फिर से, जब श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से होते हुए जब किसी विलयन से गुजारते हैं और यहाँ से निर्गत प्रकाश को प्रिज्म से होते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे काला काला अंतराल हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ से काला अंतराल हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो प्रकाश था उसका अवशोषण यहाँ पे जो विलयन है उसके द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे काला भाग हमें प्राप्त होता है। इसमें जो विलयन होता है उसके द्वारा इस प्रकाश के रंग का अवशोषण या फिर प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है, इसी कारण इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ रही थी। सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता था, प्रकाश जो है सतत रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहाँ पे कोई वाष्पशील लवण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कोई सा भी लवण ले सकते हैं, कोई सा भी लवण लेते हैं और उसको ज्वाला के द्वारा गर्म करते हैं। जब उसे गर्म करते हैं तो वहाँ से प्रकाश निकलती है। देखो यहाँ पे कोई सा भी लवण लेते हैं, जो लवण लेंगे उसी लवण की यहाँ पे प्रकाश में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अलग रंग की रेखाएं प्राप्त होगी। अगर सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, अगर सोडियम लवण यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन से प्रकाश हमें प्राप्त होगी, पीला प्रकाश हमें प्राप्त होगी, पीला रंग की। अगर पोटेशियम लवण ले रहे हैं तो यहाँ पे बैगनी रंग की प्रकाश हमें प्राप्त होगी। यहाँ पे कौन से रंग की प्रकाश होगी वो किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे जो लवण ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहाँ पे किसी विलयन से गुजारते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा विलयन लिया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है, तो यहाँ पे काले रंग का धब्बा या फिर काले रंग का अंतराल प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में और रफ कॉपी दोनों में।